जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने साइक्लिक ग्रुप की बात की थी और कुछ हमने एग्जाम्पल दिया था मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का कि कैसे वो साइक्लिक ग्रुप बनते हैं। अब हम लोग बड़े एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट की बात करेंगे। उस रिजल्ट की बात करेंगे जिसमें बहुत सारे रिजल्ट उसमें समाहित हैं, आ जाते हैं। तो रिजल्ट क्या है उसके पहले एक बार थोड़ा हम चाहते हैं कि जो साइक्लिक ग्रुप है उसको याद को थोड़ा तरोताज़ा कर दिया जाए कि व्हाट इज द कंसेप्ट एंड डिफिनीशंस ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। तो व्हाट इज द साइक्लिक ग्रुप हियर? साइक्लिक ग्रुप a group Z is said to be cyclic if there exists an element A belongs Z such that every element of Z can be expressed as some integral power of A। मीनिंग क्या है कि Z के जितने भी एलिमेंट हों, फॉर ऑल x belongs Z such that there exists an element A belongs to Z, x is written as or x is expressed as some integral power of A, m belongs to Z। अगर ऐसा है तब हम लोग G को साइक्लिक ग्रुप कहते हैं और उसका जो नोटेशंस है हम लोग ये यूज करते हैं और A को हम लोग जो है जनरेटर कहते हैं। ये बात इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने की थी। मीनिंग ये क्या है कि कोई ग्रुप साइक्लिक कब होगा, जब कोई नॉन इम्पटी सेट किसी ऑपरेशंस के थ्रू ग्रुप कब होगा। हम लोग इसके पहले के लेक्चर्स में बात किए थे कि कोई भी सेट अंडर दिस ऑपरेशंस इज ए ग्रुप सेटिस्फाइड अंडर 4 कंडीशंस। 4 कंडीशंस में हमारा क्लोजर है, एसोसिएटिव है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है एंड इनवर्स है, तो वो ग्रुप है। अच्छा, वो ग्रुप कब अबेलियन होगा? सिंपली एक कंडीशंस और सेटिस्फाई कर जाए। कम्यूटेटिव लॉ अगर कोई ग्रुप होल्ड करता है तो अबेलियन है, अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है तो नॉन अबेलियन ग्रुप हो गया। अब ग्रुप साइक्लिक कब होगा? व्हेन दिस ग्रुप इज सेड टू बी द साइक्लिक। साइक्लिक की मीनिंग क्या है? साइक्लिक की मीनिंग ये है कि ग्रुप है आपके पास, अगर उस ग्रुप के ईच एलिमेंट को जी में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे कि उसके इंटीग्रल्स पावर्स के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकें, मतलब ऐसे लिख सकें, तब हम कहते हैं कि जी जो हमारा ये ग्रुप है दिस इज नोन एज साइक्लिक। वो ग्रुप मेरा साइक्लिक है और जिसके ये जो एलिमेंट है उसको हम लोग जनरेटर ऑफ द जी बोलते हैं। अब मेरा यहाँ क्वेश्चन से होगा कि हम लोग जनरेटर निकालें कैसे, जनरेटर कैसे हम पता करेंगे। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने थोड़ा एक ट्रेलर दिखाया था कि ये जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव जो ग्रुप है, फोर्थ रूट्स ऑफ द यूनिटी, एक हमारा जो है ये साइक्लिक ग्रुप है और इसका एक जनरेटर मेरा यहाँ आयोटा है, क्योंकि इस पूरे एलिमेंट को हम आई के पावर्स में लिख सकते हैं। आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई रेज टू द पावर 4 एंड आई रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज द 1। सबको ही पता है। मीनिंग हमारी क्या हुई कि ये जो ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशंस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो दिस सेटिस्फाई द डिफिनीशन ऑफ द साइक्लिक ग्रुप, हैज दिस इज साइक्लिक। अच्छा, अब मुझे कैसे पता कि आई इज द जनरेटर, सॉरी आयोटा इज द जनरेटर? ये स्टूडेंट कैसे पता करेगा कोई ग्रुप दिया हुआ है वो साइक्लिक है या नहीं? तो उसके लिए हम लोग एक रिजल्ट की बात कर रहे हैं, थ्योरम की, और बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो हम यहाँ उस थ्योरम को प्रूव भी करेंगे, क्योंकि वो थ्योरम्स अक्सर हायर यूनिवर्सिटी के जो एकेडमिक में पूछे जाते हैं और कंपटीशंस में उसका बड़ा यूज होता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो पहले हम उस रिजल्ट को यहाँ प्रूफ करने जा रहे हैं। व्हाट इज द रिजल्ट हियर?
तो नाउ लेट अस स्टार्ट। रिजल्ट ये है, थ्योरम हमारा ये है कि इफ थ्योरम हियर और रिजल्ट हियर, if G be a cyclic group, then order of G is same as order of its generator. This is the statement of the theorem here. क्या है ये थ्योरम? थ्योरम ये है कि अगर कोई ग्रुप जी आपके पास है तो वो ग्रुप अगर साइक्लिक, इफ दिस ग्रुप इज ए साइक्लिक, तो उसका ऑर्डर, अच्छा अगर साइक्लिक है तो जनरेटर होगा, क्योंकि वो जो एलिमेंट है जी के सारे एलिमेंट को जनरेट करेगा, क्रिएट करेगा। तो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का जो ऑर्डर होता है वो एक ही होता है। इस बात को हम प्रूफ करने वाले हैं। मीनिंग ये हो गई कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर वही है, तो ऑर्डर हम लोग निकालना सीखे भी हैं इसके पहले के लेक्चर्स में, काफी हम लोग डिटेल्स में बात किए थे ऑर्डर कि किसी एलिमेंट्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ग्रुप के ऑर्डर की मीनिंग क्या है, काफी डिटेल्स में हम लोगों ने बात किया है। अब यहाँ बात यह है कि अब हम जी को कैसे जनरेटर पता करेंगे, तो इस थ्योरम से भी पता करते हैं कि एलिमेंट का अगर ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर अगर सेम हो जाए तो डेफिनेटली वो जो एलिमेंट होगा वो जनरेटर होगा। कहने का हमारा मतलब क्या होगा यहाँ कि अगर जी साइक्लिक ग्रुप है देन ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर एंड ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप मस्ट बी सेम। ये बात को मुझे यहाँ प्रूफ करना है। अच्छा, इसको दूसरे वे में भी लिखा जा सकता है आर, कि इफ ग्रुप जी इज ए साइक्लिक, इफ ए ग्रुप is a cyclic, then अगर कोई ग्रुप हम जे ले लें साइक्लिक, देन ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, वेयर ए इज जनरेटर ऑफ। इसको ऐसे भी कहते हैं, एक दूसरा वे भी है लिखने का कि इफ ए ग्रुप जी इज ए साइक्लिक देन ऑर्डर ऑफ जो जी होगा वो ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल होगा, वेयर ए जो है जनरेटर ऑफ जी। चलते हैं देखते हैं प्रूफ हम लोग करते हैं इसे। अब यहाँ हमारे पास दो केसेस बनेंगे, वाई एराइजेस टू केसेस, क्योंकि कहा है यहाँ कि द जी बी ए साइक्लिक ग्रुप if G be a cyclic group then order of G is same as order of its generator। अब यहाँ बात साइक्लिक ग्रुप की है तो ग्रुप तो होगा ही, अगर ग्रुप है तो ग्रुप की दो बात है, या तो फाइनाइट होगा और इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ दो केसेस होंगे, अगर हमारा ग्रुप फाइनाइट है तब भी उसका जो ऑर्डर होगा और उसका जो जनरेटर होगा वो सेम होना चाहिए। अगर इनफाइनाइट है तब भी जो ग्रुप का ऑर्डर है तो उसमें जो जनरेटर होगा उस जनरेटर का भी ऑर्डर एक ही होगा, सेम होगा। तो हमारे पास दो केस होंगे। केस फर्स्ट होगा कि जब जनरेटर का ऑर्डर फाइनाइट है, और दूसरे केस में जब जनरेटर का ऑर्डर जो है इनफाइनाइट है। तो केस फर्स्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। लेट ए बी जनरेटर ऑफ जी एंड ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट। Let A be generator of G and G be a cyclic group and order of A is finite। तो finite है तो let कर लिया जाए, let order of A is equal to n। अब हमने बात की थी कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर n है तो इसकी मीनिंग क्या होगी, दिस implies n is least positive integer। बिल्कुल बात क्लियर है। ये ऑर्डर की डिफिनेशन, ऑर्डर का कंसेप्ट यही है। अगर ऑर्डर ऑफ n है तो n का मतलब होगा कि वो लिस्ट होगा और पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब सिंस जी साइक्लिक है तो जी साइक्लिक है एंड ए बिलोंग्स जी कर रहा है, तो ए ऑपरेशन ए भी जी में बिलोंग करेगा, मीनिंग ए स्क्वायर भी जी में बिलोंग करेगा।
अगर ए स्क्वायर जी में बिलोंग करता है, ये ऑलरेडी जी में है, तो ए स्क्वायर ऑपरेशन ए क्यूब भी हमारा जी में बिलोंग करेगा। मीनिंग क्या हो गई हमारी कि जी के जो एलिमेंट्स हैं बाय डिफिनीशन ऑफ द साइक्लिक ग्रुप और ए उसका जनरेटर है, तो हम जी के एलिमेंटों को, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पावर्स के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कैसे? दूसरी बात यहाँ थोड़ा एक और क्लियर करना है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है, तो लिसनर ये जानते हैं ए रेज़ टू द पावर एन आइडेंटिटी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आते इधर देखते हैं। एलिमेंट्स थोड़ा हम लिख रहे हैं, ए स्क्वायर ए क्यूब एंड डॉट सो ऑन, ए आई ए जे एंड डॉट सो ऑन, ए एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अच्छा, इसी को ए नॉट भी लिखा जाता है, लिसनर कंफ्यूज नहीं होंगे। ए नॉट जब आता है जनरली ये लिखा जाता है, तो उसकी मीनिंग हमारी आइडेंटिटी होती है। बहरहाल यहाँ ए एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी सिंस एन बी द ऑर्डर ऑफ द ए। अब हम ये बात प्रूफ करेंगे इसमें कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हमने लिखा हुआ है वो एलिमेंट डिस्टिंक्ट। बहुत आखिर से यहाँ इसको जी कंसीडर कर लेते हैं, बट वो सही ट्रेंड नहीं है, वो जी कंसीडर नहीं करना। हमें तो पता ही नहीं है कि जी में कितने एलिमेंट्स हैं, और हम जानते हैं कि जी में जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वही ऑर्डर होते हैं। हमने बस ये कंसीडर किया है कि जी जो गिवन है जी साइक्लिक है और जो जनरेटर है उसका ऑर्डर फाइनाइट है, उसका ऑर्डर एन है। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि जी में जो नंबर्स ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे वो एन होंगे, उसका ऑर्डर ऑफ जी भी जो है मेरा वो एन नहीं होगा। तो हम अभी इसको इन जनरल लिखे हुए हैं। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं दीज आर ऑल द डिस्टिंक्ट्स, और वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स प्रूफ करने का हमारा मेथड क्या है। जैसे यहाँ एलिमेंट्स जो लिखे गए हैं ये बिल्कुल क्लियर है, सब ए के पावर्स के रूप में लिखे हुए हैं। अब हम दिखाएंगे कि जो ए के पावर्स में जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, नो एनी टू पावर्स ऑफ ए बी सेम, मतलब ये जितने A1 A2 A3 जनरल बोला ए आई ए जे हैं ये सेम नहीं है, मतलब जितने भी पावर है डिस्टिंक्ट है। तो अगर पावर डिस्टिंक्ट है तो डेफिनेटली वो जो एलिमेंट्स होंगे वो भी मेरे डिस्टिंक्ट होंगे। अब चलते हैं बात करते हैं कैसे वो प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने का बड़ा एक इजी वे है, जब मुझे दिखाना होता है कि कोई भी एलिमेंट एक्स वाई के इक्वल नहीं है तो हम ले लेते हैं, अगर पॉसिबल है तो एक्स इज इक्वल टू वाई ले लेते हैं। उसके बाद कुछ कंट्राडिक्शंस लाते हैं, जो कंट्राडिक्शंस हम बार बार बताते ना, मैथमेटिक्स का एक बड़ा जबरदस्त टूल्स है प्रूफ करने का। तो यहाँ भी हम कंट्राडिक्शंस मेथड ही लेंगे। नाउ अब मुझे प्रूफ क्या करना है, हम ये दिखाएंगे कि दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स। इफ possible to let AJ is equal to AI, नेचुरल सी बात है। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो I और J जो है वो लेस देन n है, दिस इज द लेस देन n। ठीक, I J लेस देन n कंसीडर कर लेना है। अच्छा, ये इंटीग्रल पावर है तो या तो j ग्रेटर देन i होगा या j लेस देन i होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है तो थ्योरम के प्रूव करने पर किसी को कंसीडर कर लीजिए। अब जो मेरे लिखने का एक सीक्वेंस है हम कंसीडर कर लें, यहाँ लेट कर लें कि जो है g ग्रेटर देन i है हमारा, दिस इज द g ग्रेटर देन i। नाउ दिस इंप्लाइज अगर aj इज इक्वल टू ai है तो मैं लिख सकता हूँ aj इंटू a रेज टू द पावर माइनस i इज इक्वल टू ai इंटू a रेज टू द पावर माइनस i। अब बात थोड़ी मैं यहाँ लिखूँ, a raised to the power j minus I is equal to, this is the identity, a raised to the power 0 and a raised to the power 0 हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि a raised to the power 0 आइडेंटिटी लिखी जाती है। वैसे तो a raised to the power n आइडेंटिटी है, बट ये जो आता है हमारा सिंबल जब कहीं भी यूज होता है तो उसकी मीनिंग आइडेंटिटी होती है, वो अंडरस्टूड की बात है। अब यहाँ a raised to the power j minus I is equal to आइडेंटिटी आ गई। अब हम थोड़ा अपनी बात इस पे करते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैं बार बार बोल रहा था, हमने कहा था कि ये इतना इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि इसका बहुत ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं कि इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन हो, और अगर हम कहीं पा जाए कि ए रेज टू द पावर एन आइडेंटिटी आ जाती है, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, ए रेज टू द पावर एन ई आ जा रहा है,
तो यम और एन में हमने एक रिलेशन निकाला था और सबको पता है, पूरा हमने लिखा भी है। जो लोग वीडियो बड़ा सीरियसली वॉच कर रहे हैं बिल्कुल इतना क्लियर होगा कि एन लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, मतलब कि एन से छोटा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ऐसा नहीं होगा कि ये के पावर करने पे वो आइडेंटिटी दे। मीनिंग क्या हुई, अगर इनके और इनके बीच में रिलेशन निकालूं तो एन लेस देन आर इक्वल टू एम की बात होती है। ये लिस्टनर समझ रहे हैं, जान भी रहे हैं उस बात को। मैं यहाँ आ रहा हूँ, e raised to the power j minus i is equal to, अच्छा j ग्रेटर देन i एंड i से लेस देन n है, तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि g माइनस आई, नेचुरल सी बात है, लेस देन n होगा। g ग्रेटर देन i है तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि g माइनस आई ग्रेटर देन 0, मतलब दिस इज द पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। एंड j माइनस आई, नेचुरल सी बात है, j लेस देन n है, i लेस देन n है, तो एक कॉमन सेंस मैथमेटिक्स की बात है, j माइनस आई लेस देन n होगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। S what happens, a raised to the power j minus i आइडेंटिटी है गया और a raised to the power n आइडेंटिटी है और n इसका आर्डर है। तो क्या क्लियर हुआ, इससे क्लियर ये हुआ कि ये कंट्राडिक्शन आ गया। मीनिंग ये हो गई कि n से छोटा ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं होगा जो हम a के पावर लिखे हुआ आइडेंटिटी आ जाए, मतलब कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा। तो मीनिंग क्या हो गई कि दिस इज कंट्राडिक्शन, व्हाट दिस इज, ये हमारा कंट्राडिक्शन है, दिस इज कंट्राडिक्शंस टू आवर एजम्पशंस, जो हमारा एजम्पशंस है, और दिस इज कंट्राडिक्शन टू फैक्ट दैट, ऐसी भी लैंग्वेज लिख सकते हैं, ऐसे तो बेटर लैंग्वेज है लिखना। ये कंट्राडिक्शन है, क्या कंट्राडिक्शन है, टू फैक्ट दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। सिंस ए का ऑर्डर एन है तो मीनिंग है कि एन से कोई छोटा पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता है जो एक कंडीशन सेटिस्फाई करे। इसकी मीनिंग कि ये सही नहीं है, तो सही नहीं है, इसकी मीनिंग क्या हो कि ये सही नहीं हो सकता है। ये जो पॉसिबिलिटी हम लोगों ने कंसीडर की है कि दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट ट्रू, ये गलत है, क्योंकि ये गलत हुआ तभी हमारा जो रिजल्ट आया वो रॉन्ग आया, और मैथमेटिक्स में इसी को हम लोग कंट्राडिक्शन कहते हैं। हेंस क्या प्रूफ हुआ, इसकी मीनिंग ये हो गई कि ए के जितने पावर्स लिखे हुए हैं वो कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं, यानी नो एनी टू पावर ऑफ ए बी सेम। कोई भी जो ए का पावर लिखा गया है, दिस शोज दैट व्हाट, दिस शोज दैट, मतलब ये जो मेरा कंट्राडिक्शन हुआ ये क्या प्रूव करता है कि ये ट्रू नहीं है। अगर आई जे डिफरेंट है तो इनको डिफरेंट होना पड़ेगा, तो दिस शोज दैट नो टू पावर ऑफ ए बी सेम। मीनिंग क्या हो गई कि ये जो हमने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ए के पावर ये डिफरेंट है, तो कुल कितने हैं, तो 1 2 3 एंड डॉट्स वाले एन। मीनिंग हो गई कि जो जी हमारा जो ग्रुप होगा कंटेन्स एट लीस्ट, और दिस शोज दैट आल्सो जी कंटेन्स एट लीस्ट n एलिमेंट्स। हमने ये दिखाया कि ये जो है हमारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। मीनिंग हमारी ये हो गई कि दीज आर द n एलिमेंट्स। अब मैं प्रूफ करूंगा कि n से ज्यादा नहीं हो सकते, कि मतलब जी जो ये जो ग्रुप जो है फॉर्म करेंगे यही एलिमेंट ग्रुप फॉर्म कर देंगे, इससे ज्यादा के एलिमेंट ग्रुप फॉर्म नहीं करेंगे। तो उसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, उसके लिए प्रूव करने का हमारे पास मेथड क्या है उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। उसके लिए हम ये करते हैं, हमें ये पता है कि जी जो है साइक्लिक ग्रुप है, तो अगर जी साइक्लिक ग्रुप है तो एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ ए। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है, किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। सिंस G is cyclic, therefore for all x belongs G, मैथमेटिक लैंग्वेज में लिख रहे हैं, V है what, x is equal to
a raised to the power n since a is the generator and m be a integer here. अब हमारे पास है कि n एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है और m भी एनी इंटीजर. तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब क्या है? बड़ा यूज होता है. डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब है कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर हो और दूसरा कोई भी इंटीजर हो, तो अगर ये पॉजिटिव इंटीजर n है और दूसरा हमारे पास कोई भी इंटीजर m है, ये पॉजिटिव एक होना चाहिए, क्योंकि हम जो डिवीजन की बात बोलते हैं वो डिविजन्स में पॉजिटिव मस्ट है. और पॉजिटिव मस्ट क्यों? हमने इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में काफी इसका पोस्टमार्टम किया है, तो जिनको कोई प्रॉब्लम है वो वीडियो लेक्चर्स पे जाके उसको देख सकते हैं. बड़े डिटेल्स में हम लोगों ने बात की थी कि y जो डिवाइजर होगा वो पॉजिटिव ही होगा. बहरहाल अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड m भी एनी इंटीजर्स, देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है, वो स्कूल स्तर की जो बात है 4th स्टैंडर्ड की, f इज इक्वल टू nq प्लस r, जहाँ q हमारा जो है क्वोशंट है, r जो रिमाइंडर है. और रिमाइंडर की महिमा क्या है? सबको पता है, r 0 लेस देन r इक्वल टू 1 लेस देन r इक्वल टू n माइनस 1. मतलब कि रिमाइंडर जो होगा वो n से छोटा होगा और 0 होगा ग्रेटर देन 0 होगा. ये होता है. तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम क्या लिखेंगे? m इज इक्वल टू nq प्लस r, वेयर r क्या होगा? 0 लेस देन r इक्वल टू दिस. रिमाइंडर हमारा जो होगा इनके बीच में होगा. मीनिंग क्या होगी? अगर रिमाइंडर में ऐसे लिख दूं, थोड़ा लिखने का मैं प्रयास करूं, या नहीं थोड़ा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज रहता है, r बिलोंग्स क्या होगा? 0 1 2 3 एंड आर सो ऑन n माइनस 1. n तो आएगा नहीं, मतलब r की कितनी संभावना है? n एलिमेंट्स हो सकते हैं, 0 से लेके n माइनस 1. हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स? n एलिमेंट्स. अब m की वैल्यू मैं यहाँ लिख दूं अगर, तो x इज इक्वल टू व्हाट? a रेज टू द पावर nq प्लस r. और ये सबको पता है, इसको मैं लिख सकता हूँ ताबड़तोड़ ऐसे, a रेज टू द पावर n रेज टू द पावर q इंटू a रेज टू द पावर r. दिस इज इक्वल टू a रेज टू द पावर आइडेंटिटी e रेज टू द पावर q इंटू a रेज टू द पावर r. सबको पता है आइडेंटिटी के पावर में कुछ भी करूंगा तो आइडेंटिटी रहती है, और आइडेंटिटी में किसी का ऑपरेशन लगेगा, a रेज टू द पावर r. मीनिंग क्या हो गई हमारी कि x रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर r हमें मिल गए. और r कहाँ से है सर? r कहाँ से कहाँ तक है? r की वैल्यू 0 से लेके n माइनस 1. मीनिंग क्या हो गई कि फॉर ऑल x बिलोंग्स, जो g के जो एलिमेंट्स हैं a रेज टू द पावर m लिखे जाएंगे. और जब मैंने a रेज टू द पावर m को सॉल्व किया तो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, मतलब कितने एलिमेंट g में जा सकते हैं? तो देयर आर 0 से लेके n माइनस 1 तक. तो ये चीज क्या प्रूफ करता है कि x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर r और x भी एनी एलिमेंट ऑफ द g. तो g में कैसे कैसे एलिमेंट हो सकते हैं, कहाँ कहाँ तक वो जा सकते हैं? a रेज टू द पावर r, ये तो जनरेटर है, सिंगल एलिमेंट है. और r कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? r जितनी वैल्यू रख सकता है x उतनी वैल्यू रखेगा, और r की वैल्यू 0 से लेके n माइनस 1 तक हो सकती है. तो इससे तो कितने एलिमेंट्स आएंगे? तो मैक्सिमम जो एलिमेंट्स की हमारी पॉसिबिलिटी हो n, इससे बड़े हो ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते हैं. तो मीनिंग क्या होगी कि ये जो ग्रुप g, ये जो एलिमेंट्स हैं जो हमने लिखा था a स्क्वायर a क्यूब एंड नॉट सो ऑन, a रेज टू द पावर n आइडेंटिटी, इसी को a रेज टू द पावर 0 भी लिखते हैं. ये जो मेरे एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स फॉर्म से ग्रुप. अच्छा, इसमें कितने नंबर्स हैं हमने प्रूव किया. r की वैल्यू हमारी लेके 0 से लेके n माइनस 1 तक है. तो मीनिंग क्या होगी हमारी कि जो एलिमेंट्स होंगे मेरे, x क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं फाइनली. अब थोड़ा मैं फाइनल टच दे दूं यहाँ. अब तो सबको बात क्लियर हो गई होगी. व्हाट इज द फाइनल टच? x क्या क्या हो सकता है? x इज इक्वल टू व्हाट? a रेज टू द पावर 0, और a रेज टू द पावर 0 अभी हमने लिखा, a रेज टू द पावर n आइडेंटिटी ही लिखते हैं. दिस इज द सिंगल एलिमेंट. एंड 1 a रेज टू द पावर 1 मतलब a स्क्वायर एंड डॉट्स ऑन कहाँ तक? a रेज टू द पावर n माइनस 1. मीनिंग क्या होगी कि g में जो एलिमेंट्स होंगे वो ये एलिमेंट्स होंगे. और तो फिर कितने नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स हैं? डेफिनेटली काउंट किया जा सकता है. दिस आर द n एलिमेंट्स, हेंस ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू n. हेंस दिस प्रूफ, ये हमारी बात प्रूफ हो गई कि g में जो है मेरे n एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू n, और मैंने ऑर्डर ऑफ a कंसीडर किया था n. तो मीनिंग क्या हो गई कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ c.
तो ये बात हमने प्रूव की, अगर जी कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो जो उसका आर्डर होगा और उसके जनरेटर के जो आर्डर होंगे वो सेम होंगे। अब इसमें बात एक केस सेकंड की रह गई है। केस सेकंड हमारा ये है कि अगर जी इनफाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो, तब हमें बात कैसे प्रूफ करेंगे कि जो जी के एलिमेंट का जो आर्डर होगा और जो उसके जनरेटर का आर्डर होगा वो सेम होगा। तो केस सेकंड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, नाउ केस सेकंड, व्हाट इज द केस सेकंड हियर, लेट कर ले, ये जनरेटर है, ये आर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट। चलते हैं, क्या हमारे पास है, हमारे पास है कि जी जो है वो साइक्लिक है, ये है हमारे पास। केस सेकंड में ये हो गया है कि आर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट। मुझे प्रूफ क्या करना है कि आर्डर ऑफ ए जो होगा, आर्डर ऑफ ए जो होगा वो आर्डर ऑफ जी होगा, मीनिंग आर्डर ऑफ जी इनफाइनाइट होगा। आर्डर ऑफ जी इनफाइनाइट होने का मतलब क्या होगा कि जो जी में एलिमेंट्स होंगे वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स होंगे। ये बात मुझे प्रूफ करनी है। यस, अच्छा, जी साइक्लिक ग्रुप है, हमने आर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट कहा है, तो आर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट कहा, तो इसकी मीनिंग क्या हो गई कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, आर लिस्ट लिख दें, कोई बात नहीं पड़ता है, बट यहाँ पॉजिटिव इंटीजर ही पर्याप्त है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट e रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू e। वाई, ये लैंग्वेज मैंने क्यों लिखा है, और ये लैंग्वेज ही इस थ्योरम की आत्मा है। तो बिल्कुल बाय डिफिनीशन क्लियर है, जब आर्डर ऑफ ए आप इनफाइनाइट ले लिए हैं तो मीनिंग हमारी क्या होगी, तो उसका आर्डर फाइनाइट नहीं होगा। तो आर्डर फाइनाइट नहीं होगा, इसकी मीनिंग क्या, कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कि ये रेज़ टू द पावर n का आइडेंटिटी मिल जाए, मतलब नो सच पॉजिटिव इंटीजर्स एग्जिस्ट हियर, कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, जी साइक्लिक है, तो जी साइक्लिक है तो उनके जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स ऐसे हमारे लिखे जाएंगे, ए रेज़ टू द पावर आई, ए रेज़ टू द पावर जे, ए रेज़ टू द पावर ऐसे एंड आर सो ऑन, कुछ भी लिख दें यहाँ, ये हम लिख दें, एन लिख दें, कुछ भी पावर पी क्यू आर एस टी जो भी लिखना चाह रहे हैं लिख दीजिए। चलिए यस लिख दिया, टी लिख दिया, एंड आर सो ऑन। हमें बस ये प्रूफ करना है कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे, इस केस में जब आर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट हो जाएगा तो उस केस में हम ये बात प्रूफ करेंगे कि आर्डर ऑफ जी फाइनाइट नहीं हो सकते, मतलब जो साइक्लिक ग्रुप जी होगा वो कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, किसी भी कीमत पे फाइनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कंटेंट नहीं होंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। अगर ये संभव है, हमने कंसीडर किया अगर ये इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स होंगे तो इसकी मीनिंग है कि जो ए के कोई दो पावर्स हैं वो सेम नहीं होंगे। सेम होने का मतलब कि ए रेज़ टू द पावर जे अगेन ए रेज़ टू द पावर आई नहीं हो सकता। अगर ये सेम हो गया तो इसकी मीनिंग क्या होगी कि बहुत सारे ऐसे पावर्स हैं, तो पावर डिफरेंट दिखाई देना है बट उनकी वैल्यू सेम हो जाएगी। अगर पावर डिफरेंस होगी, क्योंकि जो साइक्लिक ग्रुप है उसको हम लोगों को पता है कि वो एक इंटीग्रल पावर के रूप में लिखे जा सकते हैं। अब एक इंटीग्रल पावर के रूप में लिखना है और फाइनाइट नहीं है, जिसकी मीनिंग क्या होगी कि जो पावर्स होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होंगे। तो अगर संभव है, आगे नहीं कंट्राडिक्शन, अगर ये संभव है तो हमने मान लिया कि नहीं इसके पावर सेम हो रहे हैं, ए रेज़ टू द पावर जे इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर आई। तो फिर देखते हैं क्या होता है। एंड जे आई डेफिनेटली बिलोंग्स नेचुरल नंबर, कोई परेशानी बिलोंग्स जेड इंटीजर्स, जे ग्रेटर देन मैंने आई ले लिया है, अगेन वही कंडीशंस मैं यहाँ लगा दूं, ए रेज़ टू द पावर जी माइनस आई, ए रेज़ टू द पावर आई माइनस आई, ए रेज़ टू द पावर 0 एंड दिस इज द आइडेंटिटी ए रेज़ टू द पावर जे माइनस आई। यहाँ से बात क्या आ गई, जे माइनस आई, जे इंटीजर्स है, आई इंटीजर्स है, जे बिलोंग्स जेड, आई बिलोंग्स जेड, देन नेचुरली जे माइनस आई बिलोंग्स जेड, इंटीजर्स है और इंटीजर्स है, ए रेज़ टू द पावर ए इंटीजर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो मीनिंग क्या हो गई कि अगर ए रेज़ टू द पावर एनी इंटीजर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, वो ये कहीं ऐसा इंटीजर मिला जो आइडेंटिटी आई, तो डेफिनेटली बाय डिफिनेशन दिस इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, सॉरी दिस इज द ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट। मीनिंग क्या हो गई,
कि अगर आर्डर इस दिस कंडीशन शोज दैट आर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट। इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकता भाई, किसी कीमत पे नहीं होगा। जब ए रेज़ टू द पावर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, वो आइडेंटिटी अगर दे दिया तो इसकी मीनिंग ये होगी बाय डेफिनेशन ऑफ आर्डर, तो उसका आर्डर तो फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता है। इनफाइनाइट होने का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है कि वो आइडेंटिटी दे दे। लेकिन यहाँ होगा कि नहीं साहब आइडेंटिटी मिल जा रही है। तो फिर ये सब सिनारियो क्यों आ रहा है भाई, ये क्यों प्रेजेंट हो रहा है भाई? ये प्रेजेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने गलत तथ्य को ले लिया है, गलत चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब a रेज़ टू द पावर j इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर i ले लिया। मीनिंग ये हो ही नहीं सकता है, नेवर। मतलब क्या होगा कि a के जितने भी पावर्स लिखे जाएंगे दीज आर ऑल द डिस्टिंक्ट्स। अब और a का पावर कैसे लिखा जाता है? a का जो पावर होता है उसको कहा जाता है इंटीग्रल पावर। ये इंटीजर होते हैं, और इंटीजर हैं कितने? फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। तो जनरल सी बात है, इंटीजर में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है। मीनिंग क्या होगी कि जो ग्रुप फॉर्म होगा उसका जो आर्डर होगा अगेन वो इनफाइनाइट होगा। फाइनाइट तो हो ही नहीं सकता। ये बड़ा इजी वे में तो इसको टैकल हो गया। दिस इज द क्लियर हियर। तो केस हमारा दूसरा अगर ये कहता है, सॉरी दूसरा कह रहा है कि अगर आर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है तो जी को इनफाइनाइट होना पड़ेगा, फाइनाइट हो ही नहीं सकता है। और फाइनाइट होने के लिए हमने कंसीडर किया तो यहाँ देखा कि नहीं, ये तो बड़ी खतरनाक ढंग की सिनारियो मिल रही है, तो ऐसा संभव नहीं है। दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, सिंस आर्डर ऑफ जी इज अगेन इनफाइनाइट हियर। तो मेरी यहाँ जो बात थी प्रूफ करने की कि अगर जी कोई साइक्लिक ग्रुप है तो जो आर्डर ऑफ जी होगा और जो इसके आर्डर जनरेटर का जो आर्डर होगा वो दोनों सेम होगा, डिफरेंट नहीं हो सकता है। इसी पर एक और रिजल्ट मेरा बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो, कि इफ जी बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, अगर ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, लिसनर यहाँ ध्यान देंगे फाइनाइट वर्ड यूज किया गया है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, देन आर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू आर्डर ऑफ, अभी हमने प्रूव किया। और यहाँ इफ एंड ओनली की कंडीशन आ जाती है। इफ जी बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इफ एंड ओनली इफ आर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू आर्डर ऑफ ए। मीनिंग क्या हो गई कि अगर कोई ग्रुप फाइनाइट है तो वो साइक्लिक तभी होगा जब उसका आर्डर उसके जनरेटर के आर्डर के सेम होगा। मतलब एक एलिमेंट, मीनिंग है हमारी हो गई, यहाँ जनरेटर नहीं है, सारी कोई भी एलिमेंट, अगर जी के किसी भी एलिमेंट्स का आर्डर और जी का आर्डर अगर सेम है और जी फाइनाइट है तो उसको साइक्लिक होना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है और इसी में छुपा हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में कुछ हम रिजल्ट की बात करेंगे जहाँ ये बात पूरी हमारी आ जाएगी, कैसे इस थ्योरम के अंदर आ जाता है। बड़ा रिजल्ट पे ध्यान देना है कि अगर जी कोई फाइनाइट ग्रुप है तो साइक्लिक तब होगा जब उसका आर्डर और उससे किसी एक एलिमेंट का आर्डर सेम हो जाए। लेकिन यहाँ अगर वो इनफाइनाइट ग्रुप है तो ये रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ का नहीं बनेगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर्स में हम वो बात भी डिटेल्स में काफ़ी करेंगे। तो अभी हम लोगों ने सिंपली ये सीखा कि अगर जी कोई ग्रुप है, जी भी एनी ग्रुप, और ये साइक्लिक है तो डेफिनेटली आर्डर ऑफ जो जी होगा, और साइक्लिक है तो इसका जनरेटर होगा, तो जो जनरेटर का आर्डर होगा और इस जो जी का आर्डर होगा दोनों सेम होगा। तो दिस इज द रिजल्ट। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।